चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने लेजिस्लेचर में देखा था कि किस प्रकार से पार्ली सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है, और क्यों हमें पार्लियामेंट की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इसकी नीड क्या है। कई जल्दी आपसे पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है। तो जो प्रीवियस क्लास में हमने करा था वो इंट्रोडक्शन पोर्शन था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राज्यसभा और अनदर इज लोकसभा। ठीक है, यह दोनों एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और जहाँ तक चांसेस है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस आपके पेपर में। और यह जो चैप्टर है करीब करीब 10 नंबर का वेटेज भी रखता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका राज्यसभा से। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, इसीलिए उसको बायकैम्बलिज्म भी कहा जाता है। और वो जो 2 हाउसेस हैं वो है आपका राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इफ बी टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है वो उसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अपर हाउस का मतलब है कि जो उभरा जो सदन है, मतलब जो बड़ा जो सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है और जो छोटा सदन उसको लोकसभा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी भारत के जितने भी 28 स्टेट्स हैं उन सभी को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका कौन करता है, राज्यसभा करता है। ठीक है, यानी अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहाँ पे जो एमएलए चुने जाते हैं, उन्हीं एमएलएज में से कुछ एमएलएज को एज राज्यसभा का मेंबर्स निर्धारित किया जाता है, जो कि राज्यसभा में बैठते हैं और अपने अपने स्टेट्स के लिए वो क्या माने जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, इट इज़ आल्सो नोन एज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। यहाँ पे डिसॉल्व का क्या मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो राज्यसभा है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी उसको भंग या फिर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा है, ठीक है, वो हर 5 साल के बाद वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी जो लोकसभा है उसको भंग कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, दूसरा, अब ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए जो लोकसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं, जो सरकारें बनती है वो 5 साल के लिए बनती है और हर 5 साल के बाद नए चुनाव होते हैं, नए इलेक्शंस होते हैं, तो फिर नई सरकार बन के आती है। इस वजह से हर 5 साल पे जो आपकी लोकसभा है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। कई बार जो विपक्ष है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है रूलिंग पार्टी के लिए, और अगर रूलिंग पार्टी उसको साबित नहीं कर पाती तो ऐसे में भी लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा और न्यू इलेक्शंस करे जाते हैं। लेकिन इफ बी टॉकिंग अबाउट राज्यसभा के केस में तो ऐसा नहीं होता, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता। यह बात समझ में आती है आप सभी को, ठीक है। दूसरा, जो राज्यसभा में जो मेंबर काम करते हैं या फिर जो उनका चुनाव किया जाता है, उनका जो टेन्योर होता है, यानी जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, तो वो होता है आपका 6 ईयर्स का होता है। यानी जो भी राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं वह 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हर 2 साल पे, यानी एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर फ्रॉम दी राज्यसभा, यानी हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं और पुराने को क्या कर दिया जाता है, फिर अगले 2 साल पे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, सवाल ये भी उठता है। ठीक है, देखिए जैसा हमने बात किया कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, या फिर कई बार राष्ट्रपति इसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को साबित नहीं कर पाती है। तो ऐसे में देश को भी तो चलाना है, जितने भी इमरजेंसीज मीटिंग होती हैं, जितनी भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, वो न रुके, वो कंटिन्यू राज्यसभा में चलती रहे, अगर लोकसभा क्या है, अब्सेंट है। इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एज लाइक लोकसभा। ठीक है,
हाँ कुछ सवाल पूछे थे तुम। तो मैं कह रहा था 6 साल में मतलब पूरी डिसॉल्व हो जाती है, फिर 130 होती रहती है। नहीं, टेन्यूर जो है वो 6 ईयर का है, मतलब जो राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वह 6 सालों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर ये कहता है कि हर 2 साल पे, ठीक है, उन मेंबरों को 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाएगा जिनके कार्यकाल 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, फिर उनकी जगह नए आते हैं और इस तरह से प्रोसीजर चलता रहता है। 1/3 का मतलब कि वो चुने गए होते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उनका टेन्यूर ही 5 साल का है। जैसे प्रधानमंत्री है 5 साल के लिए चुना गया, अब 5 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ेगा वो, अगर जीत गए तो आ गए। ये जो 1/3 निकल देते हैं तो ये जाते हैं अपने घर जाते हैं। इनका रोल खत्म। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि भाई ये रिटायर हो गए, अब दोबारा से अपने राज्य में जाएंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो दोबारा से राज्यसभा के मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स आर रिटायर, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जामिनर आपसे सवाल ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा मेंबर्स का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है वो कितना है, तो वो कितना है आपका 30 years, यानी 30 साल मिनिमम एज मानी गई है, और बाकी आप किसी भी एज में राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं, बट मिनिमम एज अगर आपसे पूछा जाए तो कम से कम आपकी 30 एज तो होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है राज्यसभा में, मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा इज़ 250। देखिए, राज्यसभा की जो संख्या है मैक्सिमम 250 हो सकती है, यानी 250 हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 250 के सीटों पे ही चुनाव हो रहे हैं, अभी हमारे देश की इतनी आबादी नहीं है कि सीटों को 250 में डिवाइड कर दिए जाए, ठीक है। अभी जो चुनाव होते हैं वो 245 सीटों के लिए ही किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा वो कितनी हो सकती है आपकी 250 हो सकती है। अब ये जो 250 मेंबर्स की जो सीट है वह भी डिवाइड की गई है, यानी 250 मेंबर्स में से जो 238 मेंबर्स हैं, ठीक है, 238 मेंबर्स राज्यों से चुने जाते हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज से हैं, ठीक है, यानी केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, और 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखो, जो 250 मेंबर्स हैं उनमें में से 230 मेंबर्स स्टेट और यूटी से चुने जाते हैं। अब स्टेट से कितने चुने जाते हैं, ठीक है, स्टेट से आपके 234 मेंबर्स चुने जाते हैं, और 4 मेंबर्स कहाँ से चुने जाते हैं, आपके यूटी से चुने जाते हैं। अब यूटी में भी सिर्फ 2 ही यूटी से चुने जाते हैं, एक दिल्ली से और एक पुदुचेरी से। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अभी हाल ही में 370 ख़त्म किया गया, ठीक है, 2 नए यूटी आए हैं, वहाँ की आबादी भी ठीक ठाक है, तो वहाँ के मेंबरों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। इसलिए नहीं शामिल किया जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए हैं। इन फ्यूचर अगर चुनाव होगा तो वहाँ से जो मेंबर्स चुने जाएंगे तो यहाँ पे यूटीज़ की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 यूटी से चुने जाते हैं, 3 सीटें आपकी दिल्ली से चुनी जाती है, ठीक है, और 1 सीट आपकी कहाँ से चुनी जाती है, पौंडीचेरी, जो कि नाम बदल दिया गया और आज के समय में इसका नाम क्या है बच्चों, पुदुचेरी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। अब इसके अलावा ये 12 मेंबर्स का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। देखिए, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द स्पेशल फील्ड। देखिए, इनका चुनाव नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता, ये इनको डायरेक्ट चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, बहुत से ऐसे समाज में लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में क्या है, महारत हासिल है, अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके वो देश में, तो अलग अलग फील्ड से, स्पेशल फील्ड से राष्ट्रपति क्या करता है, उन लोगों को चुनता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ठीक है, हर्ष राज्यवर्धन, कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रहे, सनी देओल भी है, नहीं सनी देओल तो चुनाव लड़ के आए, नहीं वो चुनाव लड़ के आए, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि ऐसे अलग अलग फील्ड से 12 मेंबरों को चुनता है जिनको राज्यसभा में क्या करता है, वो सीट प्रोवाइड करता है। अब ये किस फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, तो आर्ट्स से हो सकते हैं। आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि जो आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से नहीं, आर्ट्स का मतलब कि कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जया बच्चन का उदाहरण ले लो, ठीक है। साइंस हो गया, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में भाई फिजिक्स के कोई प्रोफेसर को चुन लिया गया, केमिस्ट्री के हो गया, आपने कोई मेडिसिन की खोज कर दी, अलग अलग फील्ड से, ठीक है।
कोई नोबेल पुरस्कारित बंदा है उसको अपॉइंट कर लिया गया। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र से किसी को चुन लिया जाए। सोशल साइंस से चुन लिया जाए यानी सामाजिक कार्य करते जैसे कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे 12 मेंबरों को राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। और यह टोटल सीटें मिलके कितनी बनती हैं? 250 बनती है। लेकिन अगर आज के समय में पूछा जाए कि प्रेजेंट में लोकसभा में कितने मेंबर काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट संख्या उनकी कितनी है भाई? 245। हाँ, कुछ पूछ रहे मैं कह रहा था जैसे कि मैं तो राष्ट्रपति को जानता हूँ, राष्ट्रपति मुझे तो जानता नहीं है। हाँ। तो सर मेरे को कैसे इस फील्ड मिलेगा आर्ट्स में? आपके द्वारा दिए गए योगदान समाज में, चाहे वो आर्ट से जुड़े हों, आप साइंस से जुड़े हों, लिटरेचर से जुड़े हो, सोशल साइंस से जुड़े। अब फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, स्पोर्ट की फील्ड्स में उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसका बड़ा लंबा योगदान रहा है। तो खेल समाज के वर्ग को बनाए रखने के लिए उस फील्ड से किसी एक व्यक्ति को नामांकित किया जाता है जिससे कि उस फील्ड के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो वर्क कर सके। जैसे सर सोशल वर्क, जैसे पेड़ लगाना, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे जुड़ जाऊंगा। हाँ, कुछ ऐसा कीजिए जैसे मेघा पाटकर ने किया था चिपको मूवमेंट को लेकर, आंदोलन को लेकर, लेकिन बाद में उसे चुनाव लड़ा था, अपॉइंट नहीं करी गई। हाँ, नीरज चोपड़ा भी कर सकते हैं लेकिन अभी इतना मतलब उस लेवल पे नहीं है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाएं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो अभिनव बिंद्रा था वो भी तो मिल्खा सिंह को नहीं ले लेते। ठीक है, तो वो अलग मैटर है। तो ये बात समझ में आती है राज्यसभा के बेसिक फीचर्स के बारे में। कई बार यहाँ से आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जनरली आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, राज्यसभा में एससी और एसटी की कोई जगह नहीं है। इट मीन्स कई बार क्या होता है कि अलग अलग फील्ड में एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है कि इतनी कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए क्या होंगी, रिजर्व करी जाएंगी। बट राज्यसभा में ऐसा किसी तरह का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, यानी देयर आर नो सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी इन राज्यसभा। आई होप आपको राज्यसभा का मोटा मोटा बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं है भाई, राज्यों से चुने जाएंगे। अब ये प्रोसीजर है, संविधान का अपना कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा, हाँ जी। इसमें कोई भी जा सकता है? किसमें? नहीं मतलब ये रिजर्व नहीं होती पर जा कोई भी सकता है। बिल्कुल, इट मीन्स कोई सीट एससी एसटी वालों को रिजर्व नहीं है। जो एससी एसटी वाले भी जो चुने जाएंगे वो भी जनरल कैटेगरी में चुने जाएंगे। इट मीन्स जो नॉर्मल चुनाव होगा, आप खड़े हो जाइए, फाइट कीजिए और आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। संसद आपका मतलब वेलकम करता है। ठीक, अच्छा ये होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा लोकसभा, अब हम लोकसभा की बात करते हैं। देखिए अपर हाउस की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे लोअर हाउस, और इसको आम भाषा में हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल यानी आम लोगों का भी मतलब सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स चुने जाते हैं, एमपीज वगैरह जो चुने जाते हैं, वो डायरेक्ट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चुने जाते हैं, यानी आम जनता के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, यानी जो कुछ भारत में चुनाव होता है उसके बिहाफ पे जो चुन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। चुनते डायरेक्टली है ना? नहीं भाई, जैसा हम वोट तो डायरेक्टली करते हैं उनको, लेकिन फिर वो अपनी पार्टी में वो डिसाइड करते हैं। वो राज्यसभा के लिए होता है। जीते हो आप लोकसभा में जाएंगे, पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। पार्टी में फिर महत्व तो क्या रह गया आपका, जीतने का और हारने का। जीत आप रहे हो, भेज इसको रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप खड़े क्यों थे फिर चुनाव के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए और जो लोकसभा है, लोकसभा इज दी लोअर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि अपर हाउस किसको बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है, एंड इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी पीपल, और जो इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, आप लोगों के द्वारा या फिर आम जनता के द्वारा। ठीक है, दूसरा, इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन परमानेंट हाउस। इसको नॉन परमानेंट हाउस भी कहा जाता है बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है,
डिसॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अगर विपक्ष नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई और जो रूलिंग पार्टी है वो साबित नहीं कर पाई तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है। और दूसरा, सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं तो वैसे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नए चुनाव किए जाएंगे, नए चुनाव होंगे तो नए मंत्री, नई सरकार बनेगी। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, नॉन परमानेंट हाउस भी। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर विपक्ष जो है, जैसे इस समय भी कांग्रेस है या बाकी जो है, वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखती है कि भाई आप बहुमत साबित कीजिए कि जो आप जगह जगह से जो चुन के आए हैं, जो आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि देखिए सरकार मिलके बनती है। ठीक है। अगर उनके मेंबर्स उनके साथ नहीं हैं, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा से चुनाव करे जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष को मौका दिया जाता है कि आप सरकार बना लीजिए। फिर अगर वो भी नहीं बना पाएंगे तो फिर अगले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर नए चुनाव करे जाएंगे और एक नई सरकार बनाई जाती है। ये बात क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन परमानेंट हाउस भी इसको इसीलिए कहा जाता है। ये बात क्लियर है यहाँ पे भाई बच्चों? ठीक है। मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा, कई बार सवाल यह भी पूछता है भाई राज्यसभा में जैसे मैक्सिमम सीट डिसाइड करी गई वैसे ही मैक्सिमम सीट्स आपकी कहाँ पे डिसाइड करी गई है, आपकी लोकसभा में भी मैक्सिमम सीट्स डिसाइड करी जाती है। ठीक है। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो कितना है आपका, 552 सीट्स क्या करी गई है, डिसाइड करी गई है। ठीक है। अब ये जो 552 सीट्स है यह इसका भी डिवीज़न किया गया है। 530 सीट्स आपकी कहाँ से चुनी जाती है, स्टेट से चुनी जाती है। 20 जो मेंबर्स चुने जाती हैं, यानी 20 जो सीट्स चुनी जाती है वो आपकी यूटी से चुनी जाती है, यानी यूनियन टेरिटरीज से चुनी जाती है। इसके अलावा 2 सीट्स फ्रॉम एंग्लो इंडियंस, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? ठीक है। देखिए, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत क्या हो गया था, रिपब्लिक हो गया था। ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो कि इंग्लैंड नहीं गए, वो भारत में अपना बिजनेस कर रहे थे, उनकी सोसाइटी बन गई थी और वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते थे। तो 26 जनवरी 1950 के बाद वो ब्रिटिशर्स जिनके वंशज यहीं पे रह गए और कंटिन्यू यहीं पे रहने लग गए। ठीक है। तो अब डायरेक्टली भी कहो या इनडायरेक्टली कहो, अब वो तो भारत के मूल नागरिक ही माने जाएंगे। तो उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, ठीक है, इस तरह के 2 सीटों का प्रावधान, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हीं के लोगों में से 2 सीटें क्या करी गई हैं, रिजर्व करी गई हैं। क्योंकि देखिए अगर उनका अलग से चुनाव कराया जाएगा तो वोट कौन डालने जाएगा? आप लोग तो जाओगे नहीं, क्योंकि आप तो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। जिस वजह से इन्हीं के लोगों में से ही 2 लोगों को क्या कर लिया जाता है, डायरेक्ट अपॉइंट कर लिया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में, जिससे कि इनके लोगों का और यहाँ के लोगों का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। ठीक है। लेकिन 2019 में, ठीक है, जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रस्ताव पारित किया 126 अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी 126 अमेंडमेंट किया गया, संविधान में बदलाव किया गया। और आज के समय में यह जो एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट है इसको क्या कर दिया गया भाई, ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब यह भी नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है। और ये नॉर्मल लोगों की तरह ही क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप लोग हैं और बाकी कैटेगरी के लोग हैं। इस वजह से इस समय मतलब एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट है 2019 के बाद से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। बट यह आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक 2019 तक ही मैटर चल रहा था। ठीक है। और अभी भी अगर सीट के हिसाब से देखा जाए तो 2 सीटें इन्हीं की मानी जाती हैं यहाँ पे। वो बात अलग है कि इन फ्यूचर अब ये नहीं रहेंगी। ठीक है। दूसरा, एट प्रेजेंट आज के समय में लोकसभा में कितने मेंबर्स वर्क कर रहे हैं? ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है, 543 है, और 543 पे ही इनका क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो ये तो था आपका राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे फर्दर टॉपिक्स को लेके। ठीक है।